नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी बच्चों का इस प्यारी सी क्लास में जो कि हिंदी पेडागोजी की क्लास है। मैंने आपसे कहा था कि हिंदी पेडागोजी की बहुत ही जल्द मैं क्लास लेकर के आपके सामने आने वाला हूं। तो उन्हीं क्लासों की आज से शुरुआत हो गई है और ये जो क्लासें हैं मैं प्रयास करूंगा कि रोज आपको क्लासें मिलें, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा, जिन भी बच्चों ने हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर रखा है, ले रखा है, वो सब जानते हैं कि आपको हिंदी भाषा में 15 नंबर के पैसेज और 15 नंबर की पेडागोजी यानी शिक्षण, हिंदी शिक्षण शास्त्र का के प्रश्नों को पूछा जाना है। उसे ही हिंदी पेडागोजी कहते हैं और हिंदी में उसका नाम होता है हिंदी शिक्षण शास्त्र। तो हिंदी शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का और 15 नंबर का गद्यांश आना है सीटेट के अंदर। तो गद्यांश की प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते जाइए हिंदी पेडागोजी की, जो 15 नंबर का सेक्शन है और बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है। और बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। अगर नहीं भी है तो उसको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ऐसे आपको बताया जाएगा कि वो बहुत ही सिंपल और सरल दिखाई देगा, लगेगा और समझ में आएगा। तो इसलिए इस समझदारी को बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, डियर लर्नर के साथ जुड़े रहें, कंटिन्यू रोज जुड़े रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कोर्स का डिस्क्रिप्शन है। जिसको भी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी कोर्स चाहिए वो ले सकता है। 45 दिन में पूरा हो जाएगा। फीस है 500 रुपये। स्पेशल नीड वाले नंबर पर फ़ोन करेंगे जो मैं आपको रोज़ देता हूँ। आप सबको अब तक पता चल गया होगा। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मैं हूँ आपका अपना शशांक सर। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अभी के अभी हिंदी पेडागोजी की क्लास। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद हिंदी पेडागोजी की क्लास में हम लौट चलते हैं अपनी क्लास में। चलिए, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया। ये हैं मेरे मीडिया हैंडल्स, इसमें आप मेरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। डियर लर्नर्स के जितने भी व्यूअर हैं, सबका एक परम कर्तव्य, परम धर्म बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है कृपया कर लें। मैं यहाँ पर आपको सीडीपी भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ और हिंदी पेडागोजी भी शुरू कर दी है। तो सभी लोग समय पर, निर्धारित समय पर देखते रहें डियर लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर। खैर आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, तो ये है हिंदी पेडागोजी। लिख देते हैं, ये है हिंदी पेडागोजी। गोगी कोई कहते हैं लेकिन होता है गोजी। हिंदी पेडागोजी की क्लास है। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं बिना किसी बात के। प्रश्न नंबर 1 कहता है भाषा किसका साधन है। अब देखिए, ये जो प्रश्न होते हैं हिंदी पेडागोजी सिर्फ एक भय बना दिया गया है आपके दिमाग में, एक भय को क्रिएट कर दिया गया है। हिंदी पेडागोजी कोई बहुत डरने वाला सब्जेक्ट नहीं और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। भाई भाषा है। अब मान लीजिए कोई अगर भाषा है और भाषा को आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो भाषा को समझने के लिए क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे भाषा को समझने के लिए हमारे पास में भाषा को कितनी तरह से आप कहेंगे, या तो हम बोल सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं, या तो हम सुन सकते हैं, या तो हम समझ सकते हैं। तो भाषा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आप सभी आराम से इसको सीख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है भाषा किसका साधन है, तो आप कहेंगे वाचन का, भावाभिव्यक्ति का, लेखन का। तो आप कहेंगे भावाभिव्यक्ति का। भाई भाषा क्यों होता है, भाषा की अगर परिभाषा की बात करें तो होती है, परिभाषा होती है मनुष्य अपने विचारों या भावों को जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है, वही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाती। तो आप यहां पर 2 शब्द देख रहे हैं। तो अपने विचारों को और अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए मनुष्य जो है जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा किसका साधन है, वाचन का नहीं, लेखन का नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, तो भाषा देखो जब वो लेखन का हो जाता है तो उसको लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। तो भावाभिव्यक्ति का साधन कौन है, भाषा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे। अगला आ जाओ।
मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के लिए माँ का दूध। अगर माँ का दूध बच्चे को नहीं मिला तो बच्चा उतनी अच्छी तरीके से पनप नहीं सकता है। अगर तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति का मानसिक विकास करना है, किसी बच्चे का मानसिक विकास करना है, तो मातृभाषा में उसकी पकड़ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप खुद ही बताइए, घर में आप क्या बोलते हैं? आप कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज थोड़ी ना बोलते हैं, आप मातृभाषा में बात करते हैं। जो भी गाँव से बिलोंग करते हैं, जब वो शहर जाते हैं तो दूसरे प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब गांव में रहेंगे तो मातृभाषा का प्रयोग ही करते हैं। तो ये कथन किसका है? तो याद रखना, ये कथन किसी और का नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। याद रखें, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना बच्चे के लिए माँ का दूध आवश्यक है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। याद रखिएगा, ये 4 बार पूछा जा चुका है, 4 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है, तो इस परिभाषा को याद रखिएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आगे आ जाइए। भावों एवं संवेगों की भाषा क्या होती है? अब रचनात्मकता तो होती नहीं है भाई। अगर आप भाव हैं, किसी के भाव हैं, या इसी को आप कहते हैं किसी की अगर फीलिंग्स हैं, ठीक है, या कोई क्या है, संवेग हैं, आप जानते हैं इसको हम कहते हैं इमोशन है, तो इनकी जो भाषा होगी वो कैसी होगी? बोल के नहीं बताया जाएगा, रचनात्मकता से नहीं बताया जाएगा, क्रियात्मकता से नहीं बताया जाएगा, लिपि से नहीं, बल्कि भावात्मक भाषा से उसको बताया जाएगा। तो भाषा के कई रूप होते हैं, भावात्मक भाषा, ठीक है, इशारे वाली भाषा, तो हर प्रकार की भाषा के रूप हैं। तो भावों और संवेगों को की जो भाषा होती है वो क्या होती है? भावात्मक भाषा होती है, क्योंकि भाव में भावात्मक और संवेग भी होते हैं। कैसे होते हैं? एक भाव ही होते हैं, भाव को ही हम संवेग या इमोशन कहा करते हैं। आगे आ जाते हैं आगे वाले प्रश्न में। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है। भाषा को या की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का क्या अर्थ है? मतलब भाषा आप सुन रहे हैं तो सुनने का क्या अर्थ है? ध्वनि संकेतों का श्रवण नहीं, केवल ध्वनियों का श्रवण नहीं, ध्यानपूर्वक। देखो अब ये 2 हमारे पास में है। अच्छा मुझे आप बताओ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे होंगे, तो आपका सुनना कब सार्थक माना जाएगा? भाषा के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत आपका सुनना कब अच्छा माना जाएगा? तो आप कहेंगे सर सुनना तब अच्छा माना जाएगा जो हम सुन रहे हैं ना, उस पर जो आप प्रश्न हमको बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, अगर उसका हमको बोध हो गया, बोध बोले तो ज्ञान हो गया, यानी आने वाले एग्जाम में हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आने वाले प्रश्नों को हम क्या करें, आने वाले प्रश्नों को हम हल कर पा रहे हैं, तभी तो ये भाषा अच्छी हुई, तभी तो अच्छा हुआ, नहीं तो बेकार है। क्या मतलब है भाई? सुनते तो अब गाली भी है लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं। तो सुनने का, शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है बोधपूर्ण भाषा। ध्यानपूर्वक सुनना ठीक है, लेकिन जब ध्यानपूर्वक सुनो तो कैसा हो जाए? बोध हो जाए, यानी जो आप सुन रहे हो उसके विषय में आपको नॉलेज हो जाए, तभी तो शिक्षा के अंतर्गत भाषा का होता है बोधपूर्ण। तो बोध का मतलब होता है अंडर स्टैंडिंग एक बन जानी चाहिए, किसके लिए? उस जो भी आप सुन रहे हैं उसके बारे में एक आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एक समझ बन जाए, तब तो भाषा का लक्ष्य, सुनने का अर्थ पूरा हुआ, अदरवाइज पूरा नहीं हुआ। तो ये देखो, मतलब आप जब पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी, बहुत कोई ये साइंस बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। बस बात इतना है कि भाषा शिक्षा के अंतर्गत सुनना कब सार्थक होगा? तो आप कहोगे तभी सार्थक होगा जो सुन रहे हैं उसको एप्लीकेंट कर पाए, उसको हम समझ पाए। तो समझना मतलब बोध होना, तो बस यही सही हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे आ जाओ। मनुष्य को दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की। देखो, पढ़ने के लिए आप स्कूल कुछ समय के लिए जाते हैं और लिखावट भी आप कुछ समय के लिए करते हैं, और जरूरी नहीं है कि पूरे दिन आप बोलते ही नहीं, लेकिन याद रखिएगा हर चीज को आपको सुनना जरूर पड़ता है। चाहे घर में खट्ट से बर्तन गिरे, चाहे कोई आपको बुलाए, चाहे गेट की आवाज हो, चाहे कंप्यूटर की आवाज हो, चाहे घर में किसी को बुलाने की आवाज हो। तो मैं आपसे पूछो, बताओ दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा क्या करते हो? तो आप कहोगे सर जी सबसे ज्यादा सुनते हैं। बस यही तो पेडागोजी है। भाषा के चक्कर में जो भी आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसे ही हम हिंदी पेडागोजी कहते हैं। हिंदी भाषा की पढ़ रहे हो तो हिंदी पेडागोजी हो गई। तो सबसे ज्यादा क्या करते हो? तो सबसे ज्यादा आप लिसनिंग करते हो, यानी आप सबसे ज्यादा सुनने वाली क्रिया करते हो। बात खत्म हो गई। आगे आ जाओ। बाल मनोविज्ञान का प्रधान साधन क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का प्रधान साधन, अब जब बालक है तो प्रधान साधन अंग्रेजी की शिक्षा नहीं। बालक को, अब कोई छोटा सा बालक है उसको अंग्रेजी शिक्षा दोगे, गलत बात है। विद्यालय की शिक्षा नहीं। देखो, मातृभाषा की शिक्षा, बच्चा कितना भी छोटा हो, जैसे वो बोलना सीखता है सबसे पहले क्या बोलता है?
वही भाषा बोलेगा जो उसके घर में भाषा प्रचलित हो रही है। अगर आप सभी इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय तक सुन रहा होता है। तो बाल मनोविज्ञान माने बालक का विकास कहां से शुरू होता है? तो आप कहोगे भाषाई विकास उसका मातृभाषा की शिक्षा। याद रखना, मातृभाषा जो है ये पूरे हिंदी पेडागोजी में बहुत ज्यादा हावी रहेगी। तो जब भी कभी ऐसा आपको किसी भी एग्जाम्पल मिले, तो अगर आपको कुछ ना आ रहा हो तो मातृभाषा वाला सही कर देना। समझ रहे हो मेरी बात? जब आपको कुछ ना आने लगे तो मातृभाषा वाला सही कर देना, आपका 90% तक वो आंसर सही माना जाएगा। देखो आगे आ जाओ। बालक के संवेगों, स्थायी भावों तथा मातृभाषा में कैसा संबंध है? तो आपको घनिष्ठ संबंध है। भाई बालक के जो इमोशन है, क्योंकि उसको मातृभाषा ज्यादा बढ़िया आती है, आप सब बहुत अच्छी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। वैसे ही आप चाहे जितना इंग्लिश में बोलते रहो, लेकिन जब कुत्ता पीछे पड़ेगा या जब आप रोने लगोगे, जब आपके अंदर भाव आएंगे, जब आप भाव विभोर हो जाओगे, तो हमेशा आप मातृभाषा में ही बात करना पसंद करोगे। या जो भाव होते हैं उनकी भाषा क्या होती है? तो मातृभाषा ही होती। कभी टेस्ट कर लेना, जब आपको कोई मारे तो जब आप उसको कुछ भी कहेंगे तो मातृभाषा में कहेंगे, फिर आपको इंग्लिश याद नहीं आएगी, और जिसकी इंग्लिश ही मातृभाषा हो इंग्लिश में बोलेगा। तो आप कितना भी बन बन बोल लें या कितनी भी दूसरी भाषा सीख लें, लेकिन जब आप संवेगों में होगे, जब आप इमोशन के दौर पर चल रहे होगे, जब आप स्थायी भावों के दौर पर चल रहे होगे, तब आपको मातृभाषा ही समझ में आएगी। क्योंकि इमोशन और स्थायी भावों से मातृभाषा का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। कैसा होता है? घनिष्ठ का मतलब बहुत ही मूल रूप से संबंध, बहुत ही स्थायी संबंध होता है। ठीक है बात? आप कहेंगे ठीक है। देखो बातों को समझो ज्यादा। भाई हमारे अंदर इमोशन है, हमारे अंदर स्थायी भाव हैं, और जब हम कभी रोते हैं तो याद रखना कोई भी भाषा काम नहीं आती, बल्कि आपका जब आप इमोशनल होते हैं तो आप मूल भाषा में ही या मातृभाषा में ही बोलने का पसंद करते हैं। बालकों का बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है, तो आप याद रखिए भाषाई क्षमता पर। भाई बालक बौद्धिक रूप से कितना अच्छा है, आप उससे उसकी भाषा में बात करके देखेंगे। नैतिक विकास का मतलब उसमें कितनी ज़्यादा नैतिकता है, कितना सम्मान करता है, कितना आदर करता है, कितना क्या करता है, ये उसकी भाषा से ही समझ में आएगा। बच्चा आपके सामने आपके पैर छू रहा है, पीठ पीछे आपको गाली दे रहा है, यानी बेकार है। और अगर आपसे बात आप करके कर रहा है या सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करके आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब बच्चा क्या है? बच्चा नैतिक है। सांस्कृतिक, तो जो उसके संस्कार होते हैं, जो उसकी संस्कृतियां होती हैं, वो भाषा में ही तो होती हैं। हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? विद्या ददाति विनयम, माने विद्या ही विनय को प्रदान करती है। और विनय कहाँ से दिखाई देता है? तो भाषा से दिखाई देता है। अपने छोटों के प्रति प्रेम और बड़ों के प्रति सम्मान ही तो है विद्या। तो इसलिए भाषाई क्षमता के आधार पर बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है भाषाई क्षमता पर, अध्ययन पर नहीं, खेल पर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। वर्णमाला है, तब आप कहोगे वर्णमाला क्या है? तो वर्ण, इसको अगर अलग अलग करो, वर्ण और माला। माला क्या होती है? तो आप कहोगे मोतियों का समूह, मोतियों का समूह। लेकिन यहां पर लिखा वर्णमाला, तो वर्ण रूपी माला यानी मोती नहीं, बल्कि मोती की जगह क्या आ गया? वर्ण आ गया, तो हो जाएगा वर्णों का समूह। तो आप इसका विच्छेद करके भी यहां पर जान सकते हैं कि वर्णों का समूह। वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? इसको आप कहोगे गद्यांश। क्या कहोगे? गद्यांश। और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये आप कहोगे इसको कहते हैं वाक्य। कई शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, कई वाक्यों के समूह को गद्यांश कहते हैं, और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसको हम कहते हैं वर्णमाला। तो बड़ी सिंपल सी बातें, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे लिखा हुआ है शब्द भंडार घोतक है, मतलब शब्द घोतक का मतलब है क्या बताता है? शब्द भंडार का किससे संबंध है या क्या बताता है? क्या बताता है? बताओ क्या बताता है शब्द भंडार? तो शब्द भंडार जो है वो भाषा विकास को बताता है। शारीरिक शब्द भंडार से शरीर का क्या लेना देना है? कुछ नहीं। मानसिक विकास का भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि जितना अच्छा बच्चे का शब्द भंडार होगा, जितना अच्छा आपका शब्द भंडार होगा, उतनी ही अच्छी आप भाषा बोल पाएंगे या आप भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ये क्या है? भाषा बोलने से लेना देना किसका है? शब्द भंडार का। तो किसका हो जाएगा? भाषाई विकास का घोतक है। ठीक है बात, आगे आ जाइए।
मौखिक भाषा शब्द भंडार, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? शब्द भंडार का मतलब भैया वो कैब जो आप बोल रहे, जैसे वो कैब होते हैं ना कि कितने ज्यादा से ज्यादा आपको शब्द आते हैं उतनी ज्यादा ज्यादा आप अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आ जाओ। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है? तो मौखिक भाषा बस, क्योंकि अगर लिखित भाषा होती तो वर्ण होता, लेकिन चूंकि मौखिक है तो मौखिक में क्या करते हैं, तो आप ध्वनि निकालते हो। तो मौखिक भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सबसे अंतिम इकाई क्या है? ध्वनि है या साउंड है। क्या है? साउंड है। अगर इंग्लिश आता तो यही हो जाता साउंड, लेकिन यहाँ पर हिंदी है तो हो गया है ध्वनि। देखो पेडागोजी जो होती है हर भाषा की एक तरह की होती है, बस भाषा के हिसाब से। अगर अंग्रेजी में यही बात करते हो तो इंग्लिश में यही बातें लिखी होती हैं, हिंदी में करें तो ये बातें हिंदी में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मौखिक का मतलब है जो लिखी नहीं जाती है, मौखिक का मतलब जो बोलकर यूं ही छोड़ दी जाती है, तो उसकी क्या है? आप कहेंगे उसका है ध्वनि। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? देखो उपभाषा है तो उपयुक्त सभी हैं, उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त सभी हैं। देखो हम आपको बताते हैं भाषा कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? आप तुरंत बताओगे कि इसकी 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी? तो पहली तो हो जाएगी बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी, हिंदी अब देखो कॉमन रहेगा। दूसरी हो जाएगी मागधी हिंदी, अगली है अर्धमागधी, अर्धमागधी, फिर अगली कौन सी है? अगली है राजस्थानी, और अगली कौन सी है? तो आप कहोगे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, तो इतनी हमारे पास में हिंदी हो जाती है। बिहारी हिंदी, मागधी हिंदी, मागधी, एक मिनट, ये अर्धमागधी नहीं होता है बल्कि होता है पश्चिमी हिंदी। क्या होता है? पश्चिमी हिंदी होता है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से होता है? तो आप कहोगे बिहारी, मागधी, राजस्थानी, एक मिनट प्यारे बच्चे गड़बड़ हो रहा है, मागधी भी नहीं होता है। तो क्या होता है? एक बार शुरुआत से करते हैं इसको, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये, एक बार दोबारा से इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन का दौर चल गया। ये तो सौर सेनी भाषा, जैसे जो हम आपको मागधी आगधी बता रहे हैं ये सौर सेनी के प्रारूप हैं, है ना, ये इसके प्रारूप कतई नहीं है। एक मिनट हम सही कर लेते हैं इसको, आ जाइए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 5 होती हैं उपभाषाएं, कौन कौन सी? आप सबसे पहले लिखोगे राजस्थानी हिंदी, दूसरी होती है पूर्वी हिंदी, फिर होती है पश्चिमी हिंदी, फिर होती है बिहारी हिंदी, और फिर होती है लास्ट में पहाड़ी हिंदी। ये जो मैं गलत कर रहा था ये क्या है? हिंदी है। तो ये 5 प्रकार की हमारी क्या हैं? आप कहेंगे हमारी उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 प्रकार की हमारी हिंदी हैं, उपभाषाएं हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी? ये 5 होती हैं। हम लिख रहे हैं उपभाषाएं कितनी होती हैं? तो 5। आंसर भी यही है। तो बिहारी हिंदी बिल्कुल ठीक, पूर्वी हिंदी ठीक, राजस्थानी ठीक, इसका मतलब उपयुक्त में से सभी ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए। उपभाषा लिखा है उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं? 1 2 नहीं, अनेक सम्मिलित होती हैं। अगर यहां पर और कुछ लिखा होता भाई प्रत्येक जो उपभाषाएं कितनी होती हैं, आप कहेंगे 5, और प्रत्येक उपभाषा में 2 या 2 से अधिक ज्यादा। जैसे कि अगर हम पश्चिमी की बात करें, अगर हम यहां पर पश्चिमी हिंदी की बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आती है? तो आप कहोगे इसके अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, इसके अंतर्गत आती है खड़ी बोली, इसके अंतर्गत आती है आपकी आती है कन्नौजी, इसके अंतर्गत और क्या आती है? इसके अंतर्गत आती है आपकी आपकी आती है बांगरू, आदि आदि भाषाएं और एक आध भाषाएं इसके अंतर्गत और शामिल होती हैं। तो मतलब एक उपभाषा के अंदर कितनी? तो कई सारी हैं, तो इसमें हम सही कर देंगे अनेक होती हैं। ठीक है, बात समझ गए ना? एक उपभाषा के अंदर बोलियां कितनी होती हैं? ये है एक उपभाषा। ये क्या है? एक उपभाषा है। और ये जो लिखी हैं ये क्या है? तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो ब्रज बोली आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, बांगरू आती है। ये सभी की जो हैं ये सभी क्या हैं? बोलियां हैं। क्योंकि ब्रज भाषा को भाषा का दर्जा प्राप्त अभी नहीं है, खड़ी बोली को भी नहीं है, कन्नौजी बांगरू किसी को भी नहीं है। तो एक उपभाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां सम्मिलित की जाती हैं। आगे आ जाएंगे। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मैंने कहा था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की लघुतम इकाई कहा जाए, भाषा की क्या है?
लघुत्तम कहा जाए तब भी यही आंसर देना है, सबसे छोटी कहा जाए तब भी यही दो, और कहा जाए भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई क्या होती है, तब भी आप आंसर क्या दोगे, आप आंसर तब भी वर्ण ही देंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है। तो रचना की दृष्टि से, और आपको रचना करना है मतलब को लिखना है, तो डेफिनेट सी बात है वर्ण हो जाएगा। जो कि वाक्य क्या होता है, तो आप कहोगे कई वर्णों का समूह क्या होता है, वाक्य होता है, और कई शब्दों का समूह क्या होता है, आप कहोगे वाक्य होता है, और कई वर्णों का समूह शब्द होता है, और कई शब्दों का समूह वाक्य होता है। तो आप समझ जाइएगा, तो ये तो है ही नहीं क्योंकि ये समूह में है। आगे आ जाओ। लिपि क्या है, देखो लिपि वाक्यों की व्यवस्था है तो बिल्कुल गलत है, शब्दों की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। तो दिमाग लगाओ तो सीधा सीधा आंसर मिलेगा वर्णों की व्यवस्था। लिपि क्या है, देखो क ख ग घ और अंगा। लिपि क्या है, ये देखो एक ये चिन्ह बना दिया गया है कि जब कभी आपसे का बोला जाएगा तो आप ऐसे ही लिखोगे। ऊपर से इनका एक क्रम होता है कि का के बाद खा आएगा कि खा पहले आएगा, का बाद में आएगा। तो आप कहोगे का पहले आएगा, खा बाद में आएगा। और ये जो क्लास है ये लिपि वाली, ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में पड़ी भी है। जब आप हिंदी की प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा भाषा विकास से संबंधित एक आपको टॉपिक मिलेगा। भाषा विकास में ही इस टॉपिक को मैंने पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ भी सकते हैं। तो चूंकि का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, गा के बाद घा आता है, और घा के बाद अंगा आता है, यानी इसकी एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है, तो वर्णों की, और इसी को कहते हैं लिपि। तो लिपि क्या है, तो आप कहोगे वर्णों की व्यवस्था है। आगे आ जाओ। भाषा ग्रहण करने का मतलब क्या है, भाषा पढ़ना नहीं, भाषा सुनना एवं पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, केवल भाषा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं इसका मतलब आप भाषा सुनकर ही ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तो आप सुनकर ही ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण का मतलब होता है अंदर भरना या लेना, ठीक है। आगे आ जाओ। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, तो किसको प्रदर्शित करते हैं, ग्रहण पक्ष को नहीं, दोनों को नहीं, क्योंकि बोलना और लिखना अभिव्यक्ति होती है। भाई अभिव्यक्ति माने दूसरों के सामने हम खुद को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बताइए हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर जी दो ही प्रकार होते हैं, या तो किसी को आप क्या कर दो, बोल के बता दो कि आप कौन हैं, या आप किसी को लिख के दे दो कि आप कौन हैं। भाई ध्यान से सुनो, अभिव्यक्ति यानी किसी, अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को दूसरे के सामने प्रदर्शित करना, खुद को दूसरे के सामने प्रदर्शित करना। आप दो तरह से कर सकते हैं, कैसे कैसे, बोल करके कर सकते हैं और लिख करके कर सकते हैं। तो बोलना और लिखना भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष से होते हैं। आगे आ जाइए। 18 नंबर, नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है, तो आप कहोगे रुदन में होती है। जब बच्चा नवजात होता है, नवजात का मतलब होता है कि जन्म से लेकर के 3 सप्ताह तक, कब तक, 3 सप्ताह तक बच्चे को हम नवजात कहा करते हैं। और नवजात जो होता है, कोई भी अपनी भाषा होती है, सिर्फ रोता है, जो भूख लगती है तो रोता है, टॉयलेट आती है तो रोता है, कुछ दिक्कत होती है तो रोता है। तो याद रखिए उसकी भाषा क्या होती है, रुदन होती है। वरना आपने किसी को नवजात को अगर बात करते हुए देखा हो तो बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में कुछ कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो आप कहेंगे 5 प्रकार के। आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं, वर्णमाला की वीडियो में एक बार देख लीजिए, हिंदी की प्लेलिस्ट में है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिपक्वता, अगर आप परिपक्व होंगे तो भाषा बहुत अच्छी आएगी। प्रेरणा और प्रेरित तो आपको करना ही करना पड़ेगा। स्वास्थ्य, आप स्वास्थ्य भी अगर आपका सही है तब भी भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। नहीं, परिपक्वता है तब भाषा का विकास है, अगर नहीं है तो भी। अगर जैसे जो व्यक्ति परिपक्व नहीं होता कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल दिया, और जो परिपक्व होता है उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। और प्रेरणा आती है तभी कोई व्यक्ति बोलने के लिए तैयार होता है। और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छे नहीं तो आवाज ही नहीं निकलेगी, तो क्या करेगा। उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप हिंदी पेडागोजी के बहुत सारे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ आपके एग्जाम तक बराबर जुड़ा रहूंगा। डियर लर्नर्स आपके साथ बराबर जुड़ा रहेगा। आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। कल आपको फिर से एक नई क्लास के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।